नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। बीते करीब 80 साल से चली आ रही एक बड़ी बहस एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची गई। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। हर व्यक्ति के निजी जीवन के कई पहलुओं से जुड़े इस मामले को यहां तक पहुंचाना आसान नहीं था, लिहाजा हर पहलू पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 70 अलग अलग मंचों पर राज्य के अंदर और बाहर रह रहे 60,000 से ज्यादा लोगों के साथ विस्तार से चर्चा की। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों के ऑनलाइन लिखित फीडबैक का अध्ययन किया और इस सब के आधार पर तैयार 750 पन्नों की रिपोर्ट पिछले साल 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार को सौंप दी। उत्तराखंड कैबिनेट ने इस रिपोर्ट के आधार पर विधेयक पास किया जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। इसके बाद विस्तार से इसकी नियमावली बनाई गई जिसे 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट ने पास किया और 27 जनवरी से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे राज्य भर में लागू कर दिया। केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस बिल से क्या बदलने जा रहा है। तो समान नागरिक संहिता अमल में आने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं। इस कानून के तहत जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता पर खास जोर दिया गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सब पर एक समान नियम लागू होंगे। कई नए नियम बने हैं तो कई पुराने नियमों की नए सिरे से पुष्टि की गई है। शादी के लिए पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल और महिला की 18 साल होनी चाहिए। वो पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए और शादी की विधिक इजाजत देने के लिए मानसिक तौर पर काबिल होने चाहिए। शादी के संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत जारी रहेंगे, लेकिन ये अनिवार्य होगा कि शादी के 60 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा लिया जाए। समान नागरिक संहिता के मुताबिक 26 मार्च 2010 से पहले हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। कोई कराना चाहे तो रोक नहीं है। लेकिन 26 मार्च 2010 के बाद से समान नागरिक संहिता लागू होने तक की तारीख तक जितनी भी शादियां हुई हैं उनका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। शादियों के अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स यानी महिला पुरुष के बिना शादी के एक ही छत के नीचे रहने का भी रजिस्ट्रेशन साथ रहने के 1 महीने के अंदर करवाना होगा। इसके लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। यूसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन न करवाने या गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी द्वारा पुष्टि कराने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप खत्म करने का फैसला दे सकता है। यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाए तो बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसे बच्चों को भी पूरे अधिकार होंगे उत्तराधिकार के तहत। बहुविवाह, बाल विवाह या 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर भी यूसीसी के तहत रोक लग गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत तलाक की प्रक्रिया सबके लिए एक समान होगी। शादी का 1 साल पूरा होने से पहले तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। तलाक पति पत्नी की आपसी सहमति से ही हो सकेगा। प्रथाओं, रूढ़ियों या परंपराओं के तहत तलाक मान्य नहीं होगा। संपत्ति पर अधिकार के लिए बच्चों में कोई भेद नहीं होगा, चाहे वो शादी के भीतर पैदा हुए हों या शादी के बाहर।
वसीयत 3 तरह से कराई जा सकेगी: पोर्टल पर फॉर्म भरकर, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत पोर्टल पर अपलोड कर, या फिर 3 मिनट के वीडियो में वसीयत को बोलकर उसे अपलोड करने के जरिए। आदिवासी समुदाय यानी अनुसूचित जनजाति को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके पीछे वजह यह है कि संविधान में जनजातियों के लिए पहले से विशेष प्रावधान है। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के तहत महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति विशेष सतर्कता बरती गई है। उनके अधिकारों को बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस सब से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी की सदस्य प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, जो दून विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं। सुरेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हर धर्म की महिलाओं और बच्चों के हकों को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है? महिलाओं के हक कैसे इससे ज्यादा सुरक्षित होंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला स्वतंत्रता की दिशा में मेरी दृष्टि में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और सभी धर्मों की, सभी पंथों की और सभी मान्यताओं को मानने वाली महिलाओं के लिए ये एक स्वतंत्रता का दिन मैं आज कहूंगी कि हमारी उत्तराखंड सरकार ने आज 27 जनवरी इसके लिए चुना और इसको लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें देखिए, पर्सनल लॉज जो फैमिली मैटर्स हैं, उसके मामले में बहुत ऐसे प्रथाएं थी, बल्कि मैं कहूँ अगर कुप्रथाएं थी, जिनको आधार मानकर महिलाओं की स्वतंत्रता में एक बाधा थी। हम 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में, उसके भी 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस युग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी, साइंस और सब आपको बिल्कुल आसमान की सैर कर रहे हैं और बेटियां कहीं भी पहुंच जा रही हैं, वहां पर कुछ बेटियों के, कुछ बहनों के अधिकारों को ये कहकर सीमित कर दिया जाए कि इसमें पर्सनल लॉज अलाउ नहीं करते या हमारी ये मान्यताएं हैं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन में हम सभी बहनें, सभी महिलाएं एक न्याय, एक कानून, एक अधिकार, उसके अम्ब्रेला के तहत आएंगे और सब अपनी अपनी मर्जी से, अपनी योग्यता से और अपने जब उनकी इच्छा हो और जो एक शादी की उम्र है जिसको सभी धर्मों की महिलाओं के लिए जी। 18 साल और बेटों के लिए, पुरुषों के लिए 21 साल कर दिया गया है और उस तरीके से महिला मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की दिशा में अपना एक अस्तित्व ले सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। सुरेखा जी, आपकी कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा विस्तार से ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और कई नए मुद्दों का भी आपको सामना करना पड़ा। एक मुद्दा जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है वो है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी एक ही छत के नीचे बिना शादी के रहने से जुड़ा हुआ। इसे लेकर क्या खास प्रावधान किए गए हैं और उसके पीछे की जो अवधारणा है, सोच है, वो क्या रही है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप हमारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आज बच्चे जो युवा हैं वो शादी के बंधन में एक किसी सेट प्रोटोकॉल से या एक जो परंपरा है उससे बंधने को तैयार नहीं है। और बहुत ये एक सामान्य सी बात, क्योंकि मैं कैंपस में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, इस समय वाइस चांसलर हूँ, तो हम युवाओं के बीच में रहते हैं और मुझे लगता है कि उनको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने शादी सप्तशती में करी, 7 फेरे लेके करी या निकाह किया या चर्च में किया, वो उससे इतर साथ रहते हैं कि यदि 2 एडल्ट इस बात से राज़ी हैं कि वो साथ रहें, तो वो उसके तहत जो संविधान उनको अधिकार प्रदान करता है, उसके तहत वो साथ रह रहे हैं। ये माना गया कमेटी के द्वारा, इस व्यू को लिया गया, जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने एक्ट तैयार किया, उस कमेटी ने भी, और फिर नेचुरली रूल मेकिंग कमेटी उसी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत रूल्स बना रही थी। इस बात को महसूस किया गया कि अगर ये आज के युवाओं के लिए एक वैकल्पिक
व्यवस्था उनको लगती है कि शादी के बिना भी वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं और एक शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे हैं, तो उसको कहीं से कोई बाधित करने का प्रयास इसमें नहीं किया गया और ना ही इसमें कोई कानूनी मान्यता जैसा भारी भरकम शब्द इस रिलेशनशिप को दिया गया, बल्कि इसको एक तरीके से कि अगर ये हमारे समाज में युवाओं का एक विकल्प के तौर पे वो देख रहे हैं, तो इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। और रेगुलेट करने की इसलिए आवश्यकता है कि जब कोई भी बच्चियां, यहाँ पर भी आपने जो पहला प्रश्न महिलाओं को लेकर किया था, मुझे लगता है जी। कि जो हमारी छोटी बच्चियां हैं वो जब इस रिलेशनशिप में जा रही हैं तो वो एक वल्नरेबल स्पेस में आ जाती हैं। जिस पार्टनर के साथ वो रह रही हैं, अगर वो सही भी है, तो समाज ऐसे रिलेशनशिप को एक ऐसा इनसिक्योर स्पेस में वो आ जाती है कि जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी हमारा मेन बिंदु था। जब इस पे डिस्कशन हो रहा था, तो अपनी बेटियों की सुरक्षा, इसमें हमारा जी। मेन फ़ोकस था। और वो फ़ोकस था कि अगर वो अपनी 18 साल की पूर्व उस उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, तो माता-पिता का ये हक है, जिन माता-पिता ने उन्हें बड़ा किया है, उन्हें पढ़ाया है या पढ़ने के लिए भेजा है, तो उनका हक है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए वो ये जान पाएँ कि उनकी बेटी इस समय कहाँ निवास कर रही है, किसके साथ रह रही है। तो उस समय उनके माता-पिता को सूचित किया जाना चाहिए और अगर वो मैच्योर हैं, माइनर नहीं हैं, मेजर हैं, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन अगर वो करेंगे, तो अपने उस वल्नरेबल स्पेस में ही उनको एक सिक्योरिटी इस सेंस में मिलेगी कि बहुत जगह बिना शादी किए हुए जोड़ों को उनको मकान मिलने में समस्या है। उनको जो मैंने आपको बताया कि हमारा सोशल जो स्पेस है, उस स्पेस में आके एक इनसिक्योरिटी का इश्यू भी हो जाता है। तो उसमें उनको उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक हेल्प मिलेगी और इसकी अगर आप स्पिरिट देखें कि अगर आप इस रिश्ते में आते हैं, तो जब आप इस रिश्ते में आ रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने जो पूरी तरह आपके डेटा की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, जो पूरी तरीके से पोर्टल के माध्यम से होना है, जो आपके व्यक्तिगत डेटा का डबल सिक्योरिटी चेक उसमें लगाया गया है और कहीं भी आपको किसी लाइन में खड़ा नहीं होना है, तो कम से कम आप उस रिश्ते की एक्सेप्टेंस के साथ उसके रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं और उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के में यही एक प्रावधान है और एक जो मैंने इससे पहले कहा कि इस रिश्ते से जो संतान उत्पन्न होगी उसके अधिकारों की चिंता कमेटी ने की है कि उस बच्चे के अधिकार वो एक जैविक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाए और उसका जो भी संपत्ति का अधिकार हो, उस जोड़े की जो भी अर्न्ड प्रॉपर्टी हो, उसमें उस बच्चे का अधिकार होना चाहिए, ऐसा कमेटी का व्यू था। सुरेखा जी, एक और सवाल है। आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखने की वजह क्या रही है? तो ये जो विषय आया था कि क्या हमें आदिवासी समुदाय को भी इस ड्राफ्ट में रखना चाहिए और उनसे विचार विमर्श हुआ और मुझे लगता है कि बहुत ही विशिष्ट एक सांस्कृतिक उनका अपना स्टेटस है, एक सामाजिक उनकी स्थिति है, एक सांस्कृतिक स्थिति है, एक विवाह को करने के तौर-तरीके हैं। इन सब चीज़ों से बात करके और जो हमारे संविधान में एक स्पेशल स्टेटस एसटी कैटेगरी को है, उन सब से बात करके मुझे लगता है कि अ, वो बहुत जल्दी इस राज्य में हो या अन्य किसी राज्य में हो या देश के द्वारा हो, तो वो अब एक ऐसा समाज नहीं रहा कि जो मुख्य धारा से दूर रहना चाहता हो, लेकिन ये महसूस किया गया कि अभी क्योंकि ये संविधान में उनका स्टेटस है, तो उसको अभी दूर रखा जाए और बाकी जितने भी समुदाय हैं, जितनी कम्युनिटीज़ हैं जो उत्तराखंड में निवास करती हैं, उनको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, जो यूसीसी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से जुड़ी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी सदस्य रहीं। समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल में नागरिकों और संबंधित अधिकारियों का आधार से जुड़ा वेरिफिकेशन होगा। 22 भारतीय भाषाओं में एआई आधारित ट्रांसलेशन होगा।
13 अलग अलग विभागों या सेवाओं के बीच डेटा इंटीग्रेशन होगा, यानी डेटा का ऑनलाइन आदान प्रदान हो सकेगा। तत्काल सर्विस के तहत तेजी से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, हालांकि इसके लिए फीस अलग होगी, ज़्यादा होगी। जो लोग खुद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उनके लिए अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर CSC भी बनाए गए हैं, ताकि वहां से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा सकें। दूर दराज और पर्वतीय इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच बहुत सीमित है, CSC एजेंट घर घर जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, रजिस्ट्रार और कर निरीक्षण सब रजिस्ट्रार की भूमिका में होंगे। नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में संबंधित SDM रजिस्ट्रार होंगे और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। ग्रामीण इलाकों में SDM रजिस्ट्रार होंगे और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार की भूमिका में होंगे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार की तरह नियुक्त किया गया है, ताकि वो स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सेवाएं दे सकें। यदि किसी आवेदन पर रजिस्ट्रार तय समय में कार्रवाई न कर पाएं तो केस खुद ब खुद रजिस्ट्रार जनरल के पास पहुंच जाएगा। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के अंदर इस अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद बीजेपी शासित कई और राज्य भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही ये पूरे देश में भी लागू होगा। आज के दिन एक बहुत शुभ संकेत हुआ है, और वो शुभ संकेत है कि संविधान निर्माताओं ने जिसकी कल्पना की थी और निर्देश दिया था संविधान में, एंड दैट इज इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वैसे आपको बता दें कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां समान नागरिक संहिता पहले से लागू है। यह है गोवा, जो आज़ादी से पहले पुर्तगाल का उपनिवेश रहा। 1867 में पुर्तगाल ने गोवा सिविल कोड बनाया, जिसके तहत हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के एक ही नियम थे। आज़ादी के बाद गोवा 1961 में भारत का हिस्सा बना। इसके बाद 1962 में गोवा, दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बना, जिसने पुर्तगाल के दौर में बने सिविल कोड को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। गोवा में समान नागरिक संहिता पर अमल में किसी तरह की कोई बड़ी दिक्कत कभी नहीं आई और इससे भी पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता बनाने को प्रोत्साहन मिला है। वैसे भी संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत। अब देखना है कि उत्तराखंड से हुई एक नई शुरुआत पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की ओर किस तरह बढ़ती है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक विरोध भी कम नहीं है। NDTV एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।